जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बुखारी साहब ठीक हो? खैरियत जी। सर मैंने पूछना था, मैंने लेगेसी में अप्लाई किया था जनवरी 2008 में। हाँ मुझे इंडिपेंडेंट मिला है लास्ट ईयर अगस्त में। ठीक। मैं 1 साल के लिए वो एनएसडी कब अप्लाई करूँगा, 1 साल में या 5 साल में? ओके 5 साल में करूँगा मेरे 5 साल कब शुरू होंगे? ओके और दूसरा ये है कि मैं अपनी कंट्री ट्रेवल कर सकता हूँ कि नहीं? ओके मैं बताता हूँ जी। और पहला सवाल आपका कि जी आप एक सेकंड जी। पहला सवाल आपका ये कि आपको इंडेफिनिट लीव जो मिली वो पिछले साल मिली, आपने 5 साल इंतजार करना है कि आपने 1 साल इंतजार करना है? आपको 1 साल ही इंतजार करना होगा, क्योंकि पिछले साल अगर अगस्त में आपको मिली और आपको इंडेफिनिट लीव मिली है लेगेसी के अंदर जाके, तो लेगेसी वाले केसेस को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। कानून में हमेशा की तरह फिर बता दूं, कानून ये कहता है कि जब आपने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, आपने दिखाना है कि पिछले 5 साल जो आपने यूके में गुजारे, आपके लीगली 5 साल गुजरे हैं। अगर आपने वो 5 साल लीगली गुजारे तो फिर तो ठीक है, आप आराम से अपने पासपोर्ट्स प्रोवाइड करें 5 साल के, और अगर 1 साल इंडेफिनिटली मिले हुए हो गया है तो आपकी नेशनलाइजेशन बनती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आपने लेगेसी में अप्लाई किया, लेगेसी में लोगों का यही था कि जी लोगों के असाइलम के क्लेम्स रिफ्यूज हो गए थे, उससे बाद भी वो यहीं पर रहे और उनका टाइम किसी तरह से गुजरता रहा और उसके बाद उनको लेगेसी में इंडेफिनिटली दे दी गई। लेगेसी वाले केसेस को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। उनको ये देखना है कि अगर आपका 5 साल का रेजिडेंस आप प्रूव कर सकते हैं कि पिछले 5 साल आप यहां पे रहे हैं, तो उसकी बेस पे अगर 1 साल आपको इंडेफिनिटली मिले हुए हो गया लेगेसी के अंदर मिलने के बाद, तो उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो जो एक 5 साल लीगल वाली रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट एक तरह से हटा दी जाती है लेगेसी वालों के लिए, उनके लिए एक तरह का कंसेशन किया गया है। अब ये लास्ट रिपोर्ट्स तक तो मैं ये कहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास सही चल रही है कि अभी तक वो ये चीज कर रहे हैं। अब कल को कुछ चेंज कर देते हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल ये चीज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चल रही है कि लेगेसी में जिन लोगों को इंडेफिनिट लीव मिली है, उनको इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर उससे पहले उन्होंने 4 साल, फॉर एग्जाम्पल आपको अगस्त 2010 में इंडेफिनिट लीव मिला लेगेसी के अंदर, अगर अगस्त 2010 से आप 4 साल पीछे चले जाएं, यानी आप अगस्त 2006 से यहां पर रह रहे हैं, तो फिर अगस्त 2011 में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर नेशनलाइजेशन। सो इसलिए उसमें कोई मसला नहीं। दूसरा सवाल आपका है कि आप अपने मुल्क वापस ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। इस सवाल का जो बुनियादी मकसद है, जो मुझे समझ आता है, वो ये कि आपने असाइलम अप्लाई किया था, असाइलम में आपने कहा कि जी मुझे अपने मुल्क में खतरा है, मुझे वापस नहीं जाना। अब आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई है, आप इसलिए घबरा रहे हैं कि अगर मैं वापस जाता हूं तो मैं जब आऊंगा ट्रैवल करके दोबारा एयरपोर्ट पे यूके में, तो मुझे ये कहा जा सकता है कि आपने असाइलम किया था अपने मुल्क जाने से, अब आपको खतरा नहीं, तो आप वापस ही रहें। ऐसी बात नहीं है। असाइलम जब आपने अप्लाई किया वो तो आपका रिफ्यूज हो गया, क्योंकि असाइलम में आपने कहा जी मुझे खतरा है, मैं अपने मुल्क वापस नहीं जा सकता। उन्होंने आपको इंटरव्यू किया, आपका केस सुना, आपको रिफ्यूज किया, हो सकता है अपील हुई हो, जो कुछ भी हुआ, आपका केस रिफ्यूज कर दिया गया, तभी आपको लेगेसी में जाके स्टेटस मिल रहा है। सो अगर आपका केस रिफ्यूज कर दिया गया, इसका मतलब उन्होंने आपको नहीं माना कि आप वाकई रेफ्यूजी स्टेटस के हकदार हैं, यानी उन्होंने आपकी बात को सही नहीं माना, यानी उन्होंने ये नहीं माना कि आपको खतरा है। सो ये चीज तो वहीं पे खत्म होगी। अब जो आपको स्टेटस दिया गया, अगर आप अपना जो स्टेटस पेपर्स आते हैं उसके अंदर पहला पैराग्राफ पढ़ें तो उसके अंदर लिखा होता है कि आपका इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपका केस नहीं बनता, लेकिन आपके केस में आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सरसाइज डिस्क्रेशन इन योर फेवर, यानी ये कि आपके हक में हम डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम आपको स्टेटस उस बेस पे दे रहे हैं। सो आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला, आपको असाइलम लॉ के तहत स्टेटस नहीं मिला, आपको स्टेटस जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉन्ग रेजिडेंस की वजह से, या आपके यहां पे ज्यादा अरसा रहने से, या जो लेगेसी में उन्होंने अपने वो पॉइंटर्स रखे हुए हैं उसकी वजह से मिल रहा है। सो इसलिए आपको ट्रैवल करने में कोई किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट है, अपना पासपोर्ट के अंदर एंडोर्स करवाइए इसको, एंडोर्स नहीं भी होता तो अपना कागज साथ लगाइए और आप ट्रैवल कर सकते हैं। वापस जब आप आएंगे आपसे कुछ नहीं ऐसा पूछा जाएगा कि जी आपने तो अपने मुल्क से असाइलम क्लेम किया था, अब क्यों गए, क्योंकि आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया गया, आपको उस बेसिस पे रोका नहीं जा सकता। सिर्फ मेक श्योर ये कर लीजिएगा कि इंडेफिनिट लीव 2 साल के लिए वैलिड होती है। यह ना हो कि अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो 2 साल से ज्यादा अरसा गुजारने के बाद वापस आए, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा अरसा आप मुल्क से बाहर गुजारते हैं तो इंडेफिनिट लीव आपकी लैप्स हो जाती है, फिर आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मेक श्योर कि 2 साल के अंदर अंदर आप वापस आ जाएं, उससे ज्यादा गैप ना डालिएगा, अदरवाइज आपको इंडेफिनिट लीव दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, कॉल कट गई है मेरा ख्याल है, नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी,
वालेकुम। भाई मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे ब्रिटिश हैं, तो मुझे 7 साल हो गए, मैं ह्यूमन राइट पे केस डाला था, तो उन्होंने 1 वीक हो गई मेरा रिफ्यूज करके भेज दिया, तो वो कहते अपील भी नहीं कर सकते। ठीक। तो मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं, वो कहते बच्चे भी साथ लेके आप चलो जा सकते हैं। बच्चों की क्या तो उम्र मेरी है? डिवोर्स हो चुकी है, तो मेरे बच्चे नहीं मिलते बाप से। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे तो आपके बाप से नहीं मिलते, आप अपने बच्चे पाकिस्तान लेके जा सकती हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए बच्चों की उम्रें क्या है? बच्चों की एजेस बताइए प्लीज। बच्चा 6 साल का है, एक 10 साल का। ओके, 6 साल का और 10 साल का। हाँ जी, एक पाकिस्तान से आया था 3 साल का, हाँ, तो एक 6 साल का इधर पैदा हुआ। ओके, चलें ठीक है जी। मैं आप बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। अच्छा सवाल इसलिए है कि इसमें फिर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जो कि बहुत लोगों को फायदा मंद होंगे, तो इसलिए मैं अच्छी तरह डिटेल में आपको बता देता हूं। मैंने जिस वजह से पूछा कि बच्चों की एजेस क्या हैं, मैं ये देखना चाहता था कि इन बच्चों को कितना अरसा गुजरा है यूके में रहते हुए और वो कितना सेटल हो चुके होंगे यहाँ पे। अब आपने बताया कि एक बच्चा आपका 3 साल का था जब पाकिस्तान से आया, और यानी उसने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए। दूसरा बच्चा आपका पैदा यहाँ पर हुआ, वो बर्थ से यहीं पर रह रहा है और उसकी उम्र अब 6 साल हो गई, यानी उसने भी 6 साल का अरसा यूके में गुजारा। अब इन बच्चों से अगर आप बात करें, इन बच्चों को आप देखें कि वो किस तरह से उठना बैठना उनका है, उनके तौर तरीके क्या हैं, तो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल यहाँ के बच्चों की तरह से हैं। वो इंग्लिश उसी तरह से बोलेंगे, उनकी स्कूलिंग उसी तरह से चल रही है, वो अपने स्कूल में बाकी लोगों के साथ जो उनका इंटरेक्शन होगा वो उसी तरह से होता है बिल्कुल। सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चीजों की वजह से ये चीज आती है कि इन बच्चों के वेलफेयर का क्या ताल्लुक है आपके स्टेटस के साथ। अगर आपको वापस पाकिस्तान कहा जाए कि आप चली जाए और आपके बच्चे आपके साथ वापस चले जाते हैं, क्या आपके बच्चे जाके एडजस्ट हो सकते हैं? क्या वो जाके वापस पाकिस्तान में नई तौर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं? आई डोंट नो आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं कि नहीं बोलते, या पाकिस्तान में किस एरिया से हैं कि वहां पे उर्दू बोली जाती है कि कोई और लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस बच्चे ने यहां पे अपनी जिंदगी के 10 साल में से 7 साल यूके में गुजार लिए, उसके लिए कहीं पे भी और जाना बहुत मुश्किल होगा। आपको जो उन्होंने वो रिफ्यूज किया आपकी एप्लीकेशन को, आई डोंट नो आपकी एप्लीकेशन में क्या चीज लिखी गई थी। हमेशा मुश्किल होता है मेरे लिए स्पेसिफिकली आपको बताना कि आपके लिए क्या किया जाए, क्योंकि हम फोन पे और टीवी पे बैठ के ये सारी बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है आपके केस में वो सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, सेक्शन 55 का जिक्र होना चाहिए, उसके अंदर ब्योकोबैक्स नाम का केस है उसका जिक्र होना चाहिए, उसके अंदर टीएच का जिक्र होना। खैर मैं केसेस के नामों में नहीं जाता, लेकिन काफी केसेस हैं ऐसे जो अभी रिसेंटली आए हैं और खास तौर पे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं और बच्चों के बारे में वो केसेस आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके अंदर ये चीज कही गई है कि बाकी सारा कुछ छोड़ दो, यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफ कैसी है, आपको कोई खतरा है कि नहीं, आप कितने साल यहां पे रही, आपने कोई गलत काम किया, कोई अच्छा काम किया, वो सब कुछ एक साइड पे। बच्चों की वेलफेयर सबसे आगे रखी जाए। ये एक चीज देखनी है कि बच्चों को क्या फर्क पड़ता है आपके मूव होने से, अगर बच्चों को आपके साथ मूव किया जाए या आपके बगैर मूव किया जाए। ठीक है, आपने बताया वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, उसकी बेस पे आपको यहां पे खाली इस वजह से स्टेटस नहीं मिलेगा कि जी वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, क्योंकि वो बच्चे अभी 18 साल से कम उम्र के हैं। ऐसी बात नहीं कि वो कहीं और जाके कहीं और मूव नहीं हो सकता, मूव हो सकते हैं। बात सारी क्या करनी कि उनकी वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ता है, उनकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वो आपका केस मैं अभी भी समझता हूं बड़ा स्ट्रांग है और आपकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अपील का राइट आपको नहीं दिया गया क्योंकि प्रोबेबली जब आपकी एप्लीकेशन की गई होगी उस वक्त आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी। अभी ये चीज याद रखिए, इस तरह की जितनी एप्लीकेशंस की जाती हैं उनके अंदर सबके अंदर यही जवाब इसी तरह से आता है कि जी आपकी वैलिड लीव टू रिमेन आपके पास नहीं थी जब आपने एप्लीकेशन की, इसलिए इस रिफ्यूजल के बाद आपको अपील का राइट नहीं दिया जा रहा। आगे से हमें इस अपील के राइट के लिए लड़ना होता है। अक्सर ये चीज होती है कि अपील का राइट वो ना दें और चुप करके बैठ जाते हैं कि जी हम आपको कह रहे हैं आप चले जाएं यहां से, अगर आप नहीं जाते तो हम एनफोर्समेंट एक्शन शुरू करेंगे, यानी हर तरह की धमकियां लगाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ना करें और होम ऑफिस कुछ ना करे तो आपको कोई निकाल नहीं सकता यहां से। लेकिन जब होम ऑफिस ये फैसला करता है कि उसने आपको निकालना है, आपको IS 151A नाम का नोटिस सर्व किया जाता है, नोटिस ऑफ डिसीजन कहा जाता है उसको। अगर वो नोटिस सर्व किया जाता है तो फिर वो इमिग्रेशन डिसीजन बनता है जिसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए, खाली हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहिए, नई एप्लीकेशन करें, कोई रिकंसिडरेशन करें, कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करें, उनको फिर कोशिश करें कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स दिखाएं, अपने पॉइंट्स बताएं कि जो जिन बातों पे वो रिफ्यूज कर रहे हैं वो गलत हैं, आप उसको चैलेंज करें और उस चैलेंज के बाद अगर फिर वो रिफ्यूज करते हैं फिर उसको चैलेंज करें आगे।
जहां तक चैलेंज करना बनता है उसको कीजिए। कानून का जो जो रास्ता आपके पास मौजूद है वो आपके हक में जा सकता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून जब बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि आपकी मदद की जाए। कानून इसलिए नहीं होते कि अच्छा मे बी यूज इट और मे बी नॉट यूज इट, ठीक है, ऐसी बात नहीं। कानून जब एक चीज है, अगर एक चीज मौजूद है और आपका केस बनता है तो आपको उसके ऊपर पूरा पूरा फाइट करने का हक होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि होम ऑफिस का डिसीजन आया आपके खिलाफ तो चुप करके बैठ जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ। अक्सर लोग मुझे आगे कहते हैं जी मेरे वकील ने कहा चुप करके बैठो, छेड़ना मत वरना कुछ और कर देंगे। क्यों? छेड़ने वाली क्या बात है? अगर एक कानून आपके हक में है, आपका केस पूरा पूरा उसमें आता है, छेड़ें उसको, लड़ें उसके लिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं आपको आपका हक नहीं मिलेगा। किसी ने आके एक प्लेट में आपको तोहफा नहीं देना कि लें जी हम आपको स्टेटस प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। एनीवे, काफी लंबी बात चलती है ये और काफी इंटरेस्टिंग केस आपने पूछा है। जो मैं आपको सिर्फ कहूंगा वो ये है कि आपके केस में जान है। आपका बच्चा एक 7 साल से यहां पे रह रहा है, दूसरा बच्चा आपका 6 साल का है, उनकी वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो यहीं पे रहें। सो इस बेस पे आपका केस बहुत स्ट्रांग बनता है और अपील का राइट दिए बगैर आपको यूके से निकाला नहीं जा सकता। प्लीज अपने वकील से कहिए कि वो इस चीज के ऊपर पूरा पूरा फाइट करें आपके लिए। ओके नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर अपना सवाल जवाब का सिलसिला फिर जारी करेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।